देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी अपने चाणक्यों को भेज रहे हैं बिहार। बताएंगे टूट फूट के भ्रम को तोड़ते हुए पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के सारे लोग एक साथ बैठने वाले हैं। बताएंगे क्या होने वाला है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार में हार के डर से अमित शाह पहुंचे हैं बिहार। तो इसके बाद विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के अगवा होने की खबर सामने आई। दोस्तों बताएंगे कैसे अमित शाह से जुड़ी तस्वीर सामने आने के बाद नया हड़कंप मचा है, और बताएंगे कैसे दोयम दर्जे की राजनीति पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को डर सता रहा है कि अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हारेंगे तो सांसद पलटी मारते ही केंद्र में बीजेपी की सरकार डामाडोल हो जाएगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दोयम दर्जे की राजनीतिक हरकतें करने लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले तकरीबन 3 दिनों से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार जितनी भी उलझने थी सब सुलझती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। राहुल गांधी पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव से दूर रहने की मांग करते हैं, जिसका समर्थन करते हुए हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि बिहार में उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के बिहार के इकाई को पूरी तरीके से इस मामले पर आगे कदम उठाने के लिए बोला दोस्तों। और उसके बाद खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन 23 तारीख यानी कल एक साथ मीडिया के सामने बैठने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोस्तों। अमूमन ऐसा होता है कि गठबंधन के सभी साथी लोग इकट्ठा होकर तय करते हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और असली मुद्दे बताए जाते हैं। एनडीए गठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई दोस्तों। लेकिन इंडिया गठबंधन महागठबंधन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और यह महागठबंधन की एकता को दिखाता है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने पूरे मामले पर दखल देते हुए स्थिति को सुधारने की कोशिश की। तो अब राहुल गांधी ने अपने सबसे दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुछ नेताओं के बाद सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले राहुल गांधी के करीबी नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा है दोस्तों। अशोक गहलोत पिछले शाम पटना के लिए रवाना हो गए और आज वो पटना में मौजूद रहेंगे, जहां पर तेजस्वी यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे और वहां से राहुल गांधी को फोन लगाया जाएगा। इसके बाद जो 11 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर उम्मीदवार को सीटों से हटा दिया जाएगा दोस्तों। यानी आज चर्चा खत्म होगी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। इसके लिए राहुल गांधी ने सीधा अशोक गहलोत को भेजा है बातचीत करने के लिए, जिन पर राहुल गांधी काफी भरोसा करते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सब कुछ सॉल्व करके आते हैं और इसीलिए उन पर विश्वास राहुल गांधी काफी ज्यादा करते हैं और इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव ये तय करेंगे कि अगले 3.5 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर सरकार विधानसभा चुनाव होते ही अस्थिर होकर पूरी तरीके से गिर जाएगी दोस्तों। सबको पता है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसके बाद एनडीए गठबंधन के ज्यादातर सांसद, उसमें भी दोस्तों यूं कहिए कि जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर सांसद पलटी मारेंगे, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी विपक्ष की पार्टी को छोड़कर एनडीए में चले गए थे दोस्तों और सांसद बन गए हैं। अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो वे लोग वापस से अपनी पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की सरकार बनेगी तो उन सबको इस बात की सुरक्षा होगी कि राज्य सरकार उनकी रक्षा करेगी, उनके ऊपर कोई भी ईडी और आईटी का कार्रवाई नहीं किया जा सकता। और ऐसे में दोस्तों अगर ये सांसद पलटी मारेंगे तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्थिर हो जाएगी। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अनैतिकता का भी खेल खेलने लगे हैं दोस्तों। बड़ी जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार इस पूरे खेल में अमित शाह का भी हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव को लेकर बताया गया था कि बिहार में 17 तारीख तक पहले चरण के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, यानी नामांकन दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद 20 तारीख को नाम वापस लेने का अंतिम दिन है दोस्तों। ऐसे में नाम दाखिल करने यानी नामांकन करने के अंतिम दिन जनसुराज पार्टी के दानापुर के उम्मीदवार अखिलेश कुमार गए थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि कहीं पूजा कर लेते हैं। उसके बाद वो पूजा करने के लिए मंदिर चले गए दोस्तों। इसके बाद दानापुर के अंदर जनसुराज पार्टी के सैकड़ों समर्थक उनका इंतजार करते रहे कम्युनिटी हॉल में, लेकिन अखिलेश कुमार वहां पर नहीं आए दोस्तों। और काफी देर के बाद जनसुराज वालों को भनक लग गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद फूलों से सजी गाड़ी भी दिखाई दी दोस्तों, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए इस गाड़ी पर सवार होकर अखिलेश नहीं जा पाए। तो इसके बाद जब बवाल मचा तो पता चला कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया है दोस्तों और पुलिस में मामले को दर्ज करवाया गया। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जो खबर सामने आती है दोस्तों वो सनसनीखेज मामला सामने आता है। दरअसल
पता चला कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश कुमार को जब अगवा किया गया दोस्तों, तो उस वक्त अमित शाह दानापुर में मौजूद थे और बाद में एक तस्वीर सामने आती है जहां पर अमित शाह के साथ उनके मंत्री और समर्थक मौजूद रहते हैं और दानापुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को चारों तरफ से घेरा हुआ है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले पर पूछा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के साथ में क्या कर रहे हैं, क्यों उनको घेर कर रखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सूरत वाला वाकया याद आ गया दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और इसके बाद जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार थे उन सभी ने अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव कराए गुजरात के सूरत से लोकसभा का चुनाव जीत गई दोस्तों। यानी ये भी एक तरीके का जनता के साथ में बेईमानी का मामला था। ऐसे में लोकसभा की एक सीट बीजेपी ने गलत तरीके से जीती है, इस बात को लोगों ने याद करवाते हुए अब जनसुराज के प्रत्याशी के बाद में अगवा होने यानी नामांकन दाखिल करने के बीच में गायब हो जाने और अमित शाह के साथ दिखाई देने के मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर भी गुजरात मॉडल लगाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर बिहार की जनता का अपमान है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और अगर आप भी जांच पड़ताल की मांग करते हैं तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बिहार से सटे जिलों के अंदर अपनी सभी यूनियंस और इलाकों के सीनियर नेताओं को अहम निर्देश दिया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि आसपास के होने वाले विधानसभा चुनाव में मदद करे और कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की जीत पक्की करे। यूपीसीसी के प्रेसिडेंट अजय राय ने न्यूज एजेंसी से बात करते बताया है कि कांग्रेस पार्टी कमेटी ने निर्देश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सारे पार्टी के नेताओं को एक्टिव कर दिया है। खासकर जो बिहार से सटे बॉर्डर के इलाके के वरिष्ठ नेता है उन सबको बोला गया है कि आप लोग कोशिश करिए कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश और बिहार के सटे हुए जिलों जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर सारी सीटें जीते। इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे नेताओं को ताकत लगाने के लिए बोला गया है दोस्तों। देखते हैं क्या नतीजों पर इसका असर पड़ेगा। कुल मिलाकर आदेश जारी करके कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वो सुपर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी दी है दोस्तों। पप्पू यादव के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी सीमांचल क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन करेंगे। यानी दोनों नेता जिनकी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में खासकर सीमांचल क्षेत्र में काफी ज्यादा है दोस्तों, उन दोनों को आगे करके कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाया जाए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए सरकार में एक बार फिर से खटपट की खबर सामने आ रही है दोस्तों। सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खींचतान अभी कम हुआ नहीं था, लेकिन शुद्धिकरण के मामले को लेकर गठबंधन के भीतर एक आग भड़क गई है दोस्तों। खबर यह है कि बीजेपी के विधायक के कदम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के लोगों ने नाराजगी जताई है और उन्होंने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को खुले तौर पर चेतावनी दे डाली है। दरअसल दोस्तों शुद्धिकरण को लेकर यह मामला इस प्रकार आगे बढ़ा कि कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण के प्रबल समर्थक मनोज जरांगे पाटिल ने सिंधु दुर्ग में एक रैली की थी। इस रैली के बाद नितेश राणे ने उस जगह का गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाया था दोस्तों, जहां मनोज जरांगे पाटिल ने सभा को संबोधित किया था। नितेश राणे का तर्क था कि जरांगे पाटिल ने अपनी भाषा से उस धरती को अशुद्ध कर दिया। क्यों भड़क गए सहयोगी इस बात को लेकर? यह दिलचस्प मामला है दोस्तों, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज के लोगों की सबसे मजबूत आवाज है और ऐसे में नितेश राणे के द्वारा शुद्धिकरण के नाम पर मनोज जरांगे पाटिल का अपमान किए जाने पर एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट की ओर से नाराजगी जताई गई और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी गई है कि अपने विधायकों को कंट्रोल में रखे, इस तरीके की हरकतें करके उनका अपमान ना करे। मराठा समुदाय के लोगों को लेकर बीजेपी की जो हरकतें हैं दोस्तों, उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लोग एंटी मराठी हैं और इसीलिए जब देखो मराठी समाज के खिलाफ काम करते रहते हैं। कभी मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले जरांगे पाटिल को जलील करने की कोशिश की जाती है, कभी मुख्यमंत्री के पोस्ट से मराठी व्यक्ति को हटा दिया जाता है, शिंदे को हटा दिया जाता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे करके महाराष्ट्र के मराठी समाज के लोगों को समझ में आ चुका है कि बीजेपी एंटी मराठी मानसिकता रखती है और इसीलिए आने वाले बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 2012-13 के दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिलता था दोस्तों, सबसे ज्यादा जिन शब्दों पर चर्चा होती थी उनमें से एक सबसे बड़ा शब्द था लोकपाल। यानी लोकपाल पर कानून बनाओ, लोकपाल पर कानून बनाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार को हटा दिया गया दोस्तों। एक आरएसएस के प्रायोजित आंदोलन करके अन्ना हजारे के नाम पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार चली गई तो लोकपाल एक ऐसा कानून बनेगा जिससे भ्रष्टाचार देश के अंदर खत्म हो जाएगा।
जाएगा दोस्तों। लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार आई और 11 साल बीत गए, लेकिन आज तक लोकपाल को लेकर लोग इक्के दुक्के बार कभी कोई चर्चा सुनते हैं, क्योंकि लोकपाल बनाया तो गया है लेकिन उसके पास कोई ताकत वाकत नहीं है, फर्जीवाड़ा है पूरी तरीके से दोस्तों। ऐसे में भ्रष्टाचार रोकने वाले इस एजेंसी को लेकर एक बात काफी चर्चा में आ गई है दोस्तों। खबर यह है कि लोकपाल का काम देश में भ्रष्टाचार मिटाने का था, लेकिन लोकपाल ने 70 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए टोटल 5 करोड़ रुपए के आसपास टेंडर निकाला है दोस्तों। यानी अधिकारियों को 70 लाख रुपए की गाड़ियां चाहिए लोकपाल में काम करने के लिए। लोकपाल के 7 लग्जरी BMW 3 सीरीज 330 ली कारें खरीदने के लिए आधिकारिक टेंडर निकाला गया है, यानी लग्जरी कार खरीदा जा रहा है लोकपाल के द्वारा। जिनका काम होता है भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का, वे लोग लग्जरी कार में घूमना चाहते हैं दोस्तों। और लोकपाल कोई काम भी देश में नहीं करता है। क्या आपने कभी आज तक सुना कि लोकपाल ने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कर दी गई, प्रधानमंत्री से पूछ लिया गया कि बताओ कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? वे सब बातें जो आंदोलन के टाइम में चलती थी दोस्तों, वो केवल एक ढकोसलेबाजी थी। और यही बड़ा कारण है कि आज लोकपाल को कोई जानता भी नहीं है। और अब जो एक बार चर्चा में आए हैं तो वो भी लग्जरी कार खरीदने को लेकर। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के लोगों को लोकपाल बिल के नाम पर केवल मूर्ख बनाया गया और ना तो देश में लोकपाल बना, ना भ्रष्टाचार बंद हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। अब तो नए नए तरीके के भ्रष्टाचार देश में चल रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर पटाखे जलाने के कारण पॉल्यूशन का स्तर ऊपर बढ़ गया दोस्तों। कई सारी रिपोर्ट में बताया गया कि पॉल्यूशन उत्तर भारत के कई सारे इलाकों के अंदर बढ़ गया। कारण था कि धुएंधार तरीके से पटाखे चलाए गए दोस्तों। कोर्ट ने पटाखों पर पहले बैन लगाया था, लेकिन बीजेपी के लोग इसे हिंदू विरोधी बताते हुए हर तरीके से विरोध करने लगे और लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे दोस्तों। पटाखे फोड़ते फोड़ते लिमिट इतनी पार कर दी गई कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के ऊपर टप गया दोस्तों। कई जगह पर तो लगभग 900 के आसपास पहुंच गया था, जिसके कारण स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई। और ऐसे में दिल्ली के अंदर बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर चर्चाएं चली रही है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आई है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ वो बैठे हुए हैं। किसी मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में बैठकर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पीछे, कुर्सी के पीछे आपको एक एयर प्योरीफायर दिखाई देगा। और ये एयर प्योरीफायर बताते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि नरेंद्र मोदी अपने रूम में, अपने दफ्तर के अंदर एयर प्योरीफायर लगाते हैं जिसमें पॉल्यूशन नहीं आ पाता और उनको तो पॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आम जनता दिल्ली में प्रदूषण के कारण बुरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपाई नेता जो संस्कृति बचाने के नाम पर पटाखे फोड़ने का समर्थन करते हैं और जबरदस्ती का धुआं करने के लिए बोलते रहते हैं, वे लोग लोगों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अपने घर में जाकर एयर प्योरीफायर लगाकर सुकून की नींद लेते हैं, लेकिन जो लोग रोड पर काम करते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उन लोगों का जीना दूभर हो जाता है। और इसीलिए पटाखों का विरोध लोगों को करना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान की एक हाई प्रोफाइल विधानसभा की सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। अंता विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव अब दिलचस्प हो चुका है दोस्तों। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पर्चा दाखिल किया और रामपाल के मैदान में उतरते ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को अंता उपचुनाव में कड़ी चुनौती मिलने लगी दोस्तों। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल बीजेपी से बागी होकर मैदान में उतरे हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि भाजपा का बागी नेता मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। तो उनके समर्थक भी बीजेपी के समर्थक होंगे, यानी कॉमन होंगे। तो अगर उम्मीदवारी है इनकी तो फिर ये वोट भारतीय जनता पार्टी के काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन खत्म होते ही पार्टियां अब चुनावी प्रचार में जुट रही हैं दोस्तों। सूबे की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने तो प्रचार की शुरुआत अपने कुछ नेताओं को आगे करके कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी प्रचार की शुरुआत कब करेंगे, ये सवाल लोगों के मन में है दोस्तों। तो ऐसे में जो सवाल है उसका जवाब भी अब धीरे धीरे मिल गया है। खबर यह है कि कल इंडिया गठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जहां पर मीडिया के सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि यह चुनाव किन मुद्दों को लेकर हो रहा है। और उसके बाद 24 तारीख से यानी परसों से तेजस्वी यादव फुल फ्लेज कैंपेन के लिए पूरी ताकत लगाते हुए जोर शोर से बाहर निकलेंगे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी 15 रैलियों के लिए इसी बीच में तेजस्वी यादव को ज्वाइन करेंगे और प्रियंका गांधी भी इसी दौर में यात्रा की शुरुआत करती नजर आएंगी। तो अब महागठबंधन की ओर से भी कैंपेन शुरू किया जा रहा है। तेजस्वी यादव एक दिन में 10-10 रैलियां करेंगे, जो उनका रिकॉर्ड रहता है दोस्तों।
दोस्तों हर जगह जाकर सभाएं करते हैं और एक ताबड़तोड़ युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के दरभंगा में जाले विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर दीवार की घड़ी बांटने के आरोप लगे हैं। दोस्तों स्कॉर्पियो में भर भर कर दीवार घड़ी लाकर लोगों को बांटा जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा और स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रुकवाया, तब पता चला कि स्कॉर्पियो में रखे थैले में बहुत सारी घड़ियां हैं और ये बीजेपी के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की फोटो के साथ में लोगों के बीच में बांटी जा रही है। इस मामले को अब पुलिस के हिरासत में दे दिया गया है। दोस्तों पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त करते हुए मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ऋषि यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी रहे हैं और पिछली बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, इस बार हो सकता है कि जीवेश मिश्रा को टाटा अलविदा बाय बाय बताते हुए उनको सत्ता से बाहर करे। जो भी राय से जानकारी जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देश की सबसे बड़ी बहस छेड़ते हुए कहा कि देश में ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती, जिसने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। यानी वो एक शब्द लेकर आए हैं दोस्तों राजनीतिक इस्लाम बताकर। गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे लोगों के नाम लेकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने पुराने बयानों को बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। और बड़े पोस्ट पर मौजूद व्यक्ति के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, ताकि लोग इन बातों पर चर्चा करें और मुगल वर्सेस भारतीय राजाओं का एक नया मुद्दा फिर से देश के अंदर छेड़ा जाए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, इस मामले पर भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और फेमस सिंगर खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दोस्तों उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने सीता बदियारा में स्थित जन्मभूमि में स्थापित संपूर्ण क्रांति के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देकर चुनाव का आगाज किया। दोस्तों इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने जब मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो कहा कि जंगल राज था, आपने कौन सा बिहार को स्वर्ग बना दिया। जंगल राज हमेशा बोलते रहते हो। जंगल राज बोलने वालों ने 15 साल से कौन सा बिहार को स्वर्ग बनाकर रख दिया। ये बात बोलने वालों ने भी कुछ बिहार के लिए नहीं किया, यानी बिहार का पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया गया। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि एक बात अक्सर मुझे खलती है कि लोग कहते हैं कि जंगल राज भाई जंगल राज मान लो ठीक थोड़ी देर के लिए, लेकिन 15 साल में बिहार को आपके हाथ में दिया गया तो आप लोगों ने कौन सा विकास कर दिया। आपने तो बिहार को बीमारू राज्य बनाकर रखा हुआ है। खुद इलाज के लिए दिल्ली के एम्स चले जाते हो और बड़ी बड़ी जगह चले जाते हो, लेकिन आम जनता को बिहार की बर्बाद हो चुके अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ढंग का कोई अस्पताल भी नहीं है। यानी दोस्तों जंगल राज का जाप जपने वाले केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जंगल राज बोलते रहते हैं। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पटना जिले के बख्तियारपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का शुभारंभ आरजेडी के विधायक और पार्टी के प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग उपस्थित रहे। 2025 की चुनावी तैयारियों को लेकर बख्तियारपुर में एक रौनक देखने को मिल रही है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर अपना दबदबा दिखाना चाहती है। इस दौरान अनिरुद्ध कुमार जो विधायक थे मंच पर मौजूद थे दोस्तों और नीतीश कुमार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार तेजस्वी यादव के विजन को अपनाकर अपनी योजना के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव के विजन को चुराने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विजन को इंप्लीमेंट यानी उसका सही से पालन केवल वही व्यक्ति करा सकता है जिसका वो ओरिजिनल विजन है। यानी तेजस्वी यादव का खुद का विजन है तो तेजस्वी यादव ही धरातल पर उतार सकते हैं, बाकी तो सब केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के जुबली हिल्स के विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि जुबली हिल्स में चुनाव जीता जाए और ग्रेटर हैदराबाद के अंदर अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ रखा जाए। ऐसे में एआईएमआईएम ने फैसला लिया है कि वो जुबली हिल्स विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव का पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। नवीन यादव कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने पहले एआईएमआईएम से भी चुनाव लड़ा है दोस्तों, निर्दलीय भी चुनाव लड़कर अच्छा खासा वोट प्राप्त कर चुके हैं। तो नवीन यादव को समर्थन देते हुए एआईएमआईएम ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके पीछे तर्क दिया गया कि इस चुनाव का कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन नवीन यादव अगर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से तो वो जीत कर आए, इसकी शुभकामनाएं भी दी गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कमलनाथ ने
मुझे कहा था कि जीतू, मेरे पास बहुत लोग आए थे और मैंने सबको कहा कि जीतू बहुत मेहनत कर रहा है, सब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करो। यानी जीतू पटवारी ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। कमलनाथ का उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है। कमलनाथ भी मानते हैं कि जीतू पटवारी काफी मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। राहुल गांधी भी जीतू पटवारी के लिए इस विश्वास का समर्थन करते हैं कि जीतू पटवारी के पास वो दृष्टि है जिससे वो कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभारेंगे और कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी या यूं कहिए सरकार बनाने की स्थिति में आएगी दोस्तों। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जीतना जरूरी है क्योंकि कई सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। साथ साथ दोस्तों नितिन गडकरी को लेकर एक बड़ा दावा चल रहा है सोशल मीडिया पर। नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए एक ही तरीके के पोस्ट कई सारे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों ने माना है कि नितिन गडकरी की छवि सुधारने के लिए ये पीआर टीम हायर की गई है। यानी पेड ट्वीट किया जा रहा है, पेड माहौल बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी के नाम को बदलकर नितिन गड़बड़ी लिखकर 4 PM की ओर से और कई जानकारियां दी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर उन्होंने खुलासा किया है। ऐसे कई सारे खुलासे देश में होते रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में पहली बार एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीएम फेज नहीं है दोस्तों। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को हो सकता है कल मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार के तौर पर घोषणा कर दी जाए। 254 प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रत्याशी उतारे गए हैं उन पर चर्चा करने के लिए आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के कहने पर पटना में मौजूद है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बरारी से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी शारिफ खान ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तौकीर आलम साहब के समर्थन में अपना नामांकन किया ही नहीं दोस्तों, और जनसुराज पार्टी ने किसी और को अपना प्रत्याशी बनाकर एबी फॉर्म थमा दिया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे अपना चैनल जय हिंद जय भारत।